हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो कि आरआरबी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ में एसएससी सीएचएसएल और तुम्हारा ये सीजीएल इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अभी तक, तो इसलिए आरआरबी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, लेकिन ये मत सोचना कि आरआरबी के लिए है तो हमें पढ़ना नहीं है, ये एसएससी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो देखो, ये दो क्वेश्चन भी हम लेकर आए हैं क्योंकि ये 28 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये सवाल पूछे गए थे। तो मैंने सोचा जब आर्टिकल का जिक्र कर रहे हैं, आर्टिकल इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना इन दो क्वेश्चंस को भी लेते चलें ताकि तुम्हें ये रहे कि हाँ ऐसे सवाल पूछे गए थे। 28 तारीख को जो पेपर हुआ आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें ये दो सवाल पूछे गए कि बताओ कि आर्टिकल 21A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 21A है वो क्या डिस्क्राइब करता है, किसका जिक्र करता है। तो उसका करेक्ट आंसर था राइट टू एजुकेशन। हाँ, संविधान बनाने वालों ने सोचा कि भाई बाकी सब तो ठीक है लेकिन शिक्षा का अधिकार हर एक इंसान को होना चाहिए। उसमें कोई जाति, अमीरी, गरीबी, छुआछूत कुछ नहीं। बाकी सारी चीजें तो बात की बात है, लेकिन शिक्षा तो जरूर मिलनी चाहिए सब। इसका भी हम जिक्र करने वाले थे। अब क्योंकि इसको पूछ लिया गया तो इसलिए हमने ले आया कि भाई तुम्हें थोड़ा बहुत यकीन हो जाए कि हाँ ऐसा सवाल आया था। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि बताओ आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है बताओ भैया। आर्टिकल 68 है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। मतलब इस आर्टिकल के थ्रू पार्लियामेंट के पास ये पार होती है कि वो संविधान में बदलते वक्त के साथ बदलाव ला सकती है, अमेंड कर सकती है, चीजें बदल सकती है। ठीक है, अमेंडमेंट ला सकती है। तो ये दो सवाल थे जो पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं अपने उन आर्टिकल्स की जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं आरआरबी के उनमें पूछे गए हैं। अब आर्टिकल 1 तो नहीं पूछा गया है, लेकिन क्योंकि अगर हम आर्टिकल की शुरुआत कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पहला आर्टिकल आखिर किसके बारे में बात करता है ना। और इसके साथ साथ तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि संविधान में कितने भाग हैं, कितने आर्टिकल हैं और कितने शेड्यूल हैं। और देखो 22 पार्ट हैं, कहीं कहीं पर तुम्हें देखने को मिलेगा 25। वो इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि सब पार्ट्स बना देते हैं ना। जैसे मान लिया 15A 15B इस तरह से, तो उनको अगर ऐड करोगे तो 25 होंगे, अदरवाइज 22 पार्ट ही हैं और 395 आर्टिकल्स हैं। तो पहला आर्टिकल जानना बहुत ज़रूरी है कि पहला आर्टिकल किस चीज़ का जिक्र कर रहा है। आखिर हम आर्टिकल संविधान पढ़ना शुरू कर दिए, बीच बीच में कोई भी आर्टिकल उठा लिया है ना, पहला पता ही नहीं है, पहले में डब्बा गोल है। तो पहला आर्टिकल कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, संघ का नाम और क्षेत्र। सिंपल सी एक लाइन लिखी है, लेकिन इस पहले आर्टिकल में 3 बातों का जिक्र किया गया है। वो 3 बातें क्या हैं? पहली बात यह है कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज एन यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या मतलब है इसका? राज्यों का संघ है, मतलब हमारे इंडिया में जितने भी राज्य हैं ये इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ये कभी अलग नहीं हो सकते। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हम अलग देश की मांग करना चाहते हैं, हमें अलग कर दो। ये इतने मजबूती से जुड़े हुए हैं। अब जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर जो राज्य है 50 राज्य हैं और उन 50 राज्यों का अपना अलग अलग संविधान है, अपना अलग झंडा है, उनके अपने अलग अलग नियम कानून हैं, लेकिन वो मिलके हैं, मतलब मिलके उन्होंने एक संघ बनाया है, एक ग्रुप बना लिया है। तो इसीलिए उनको बोला है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो फेडरल स्टेट्स हैं, मतलब उनका अपना सब कुछ अलग अलग है। कहने का वो पूरे यूएस में आते हैं लेकिन उनका सब नियम कानून सब अलग है। लेकिन हमारे इंडिया में है किसी का संविधान अलग, किसी का संविधान अलग नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर का था, वो भी भैया हटा दिया गया कि भाई तुम भी हमारे यहाँ शामिल हो जा, बहुत होगी तुम्हारी। तो हमारे यहाँ कोई भी राज्य अपना अलग संविधान नहीं चलाता है, सब अपना एक ही है हमारे इंडिया का, वही सब फॉलो करते हैं, एक ही झंडा है, उसी को सब सम्मान देते हैं। ये बात लिखी। हमारे राज्य जो है इतने मजबूत हैं जिनको कोई भी तोड़ नहीं सकता। फिर दूसरी बात यह है कि भारत में राज्यों का जिक्र। अब देखो, भारत में राज्य हैं तो कैसे पता चलेगा हमारे यहाँ कौन से राज्य हैं और क्या क्या नाम है। तो कहा कि जाओ भैया पहली अनुसूची में चले जाओ, तो हम तुम्हारी कॉल डाइवर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट शेड्यूल में आप जाइए, वहां पर आपको भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, उनके नाम वगैरह सब पता चल जाएगा। ठीक। तीसरी बात उसमें लिखी थी कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन्हें 3 भागों में मतलब डिवाइड किया गया है। जैसे
स्टेट है, यूटी है और अर्जित क्षेत्र। मतलब देखो स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी ग्रोथ के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया, स्टेट्स में कर दिया गया पॉपुलेशन के हिसाब से, यूनियन टेरिटरीज कुछ बना दी गई है ना। अर्जित क्षेत्र आज के टाइम में एक भी नहीं है। अर्जित क्षेत्र वो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है वो अपना अलग देश की मांग करता है, कल को इंडिया कह दे कि भैया आज हम तुम्हें इंडिया में शामिल कर लेंगे, है ना, तो ये अर्जित क्षेत्र में आएगा। तो हालांकि देखो संविधान लिखने वालों के पास इतना दिमाग था कि फ्यूचर में ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो उन्होंने ऐसा इंक्लूड कर दिया है। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई अर्जित क्षेत्र नहीं है। तो इन 3 बातों का जिक्र आर्टिकल 1 में किया गया है। तो ये पता होना चाहिए, अगर हम अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट पहला आर्टिकल क्या कहता है ये हम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, पहले आर्टिकल की बात तो हो गई। अब आर्टिकल दूसरा क्या कहता है इसको तुम्हें नहीं जानना है ना। अगर बहुत तुम्हें दिली इच्छा हो तो जान लेना बाद में। फिलहाल अभी देखो कि आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन। समझ रहे हो कि अगर कोई राज्य अपनी सीमा बढ़ाना चाहता है, सीमा वो नाम लड़की वाला सीमा नहीं, मतलब अपनी जो क्या बोलते हैं एरिया बढ़ाना चाहता है। जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश कहता है कि भैया हमारे पास जितना क्षेत्रफल है उतने से हम संतुष्ट नहीं, हमारे यहाँ आबादी बहुत है, तो हमको थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा दे दो, थोड़ा सा बिहार का दे दो, तब थोड़ा चलेगा, है ना। अगर ऐसा कुछ चाहता है तो भाई वो आर्टिकल नंबर 3 में इसका जिक्र किया गया। और अगर वो अपने मतलब नाम बदलना चाहता है राज्य का, या फिर अलग कोई, जैसे कि हमारा जो ये उत्तराखंड अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, तो अलग राज्य की मांग की हो गई होगी ना। तो इन्होंने अलग राज्य की मांग किस आर्टिकल के थ्रू की? आर्टिकल नंबर 3 में लिखा था, इसलिए उन्होंने अपने अलग राज्य की मांग की। और इसके अलावा तुम्हारा ये झारखंड जो अलग हुआ बिहार से, हाँ, और झारखंड अलग हुआ बिहार से, और इसके अलावा एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ये सब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 2000 में, 1 नवंबर 2000। उसी तरह से यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था वही 9 नवंबर के आसपास सन 2000 में, है ना। तो भाई ऐसे राज्य जब चाहते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं, तो वो किस आर्टिकल के थ्रू ये बात सामने रखते हैं? तो वो आर्टिकल नंबर 3 का जिक्र करते हैं कि भैया हमारे संविधान में ये लिखा है और हमें ऐसा चाहिए। तो सरकार सोचती भाई देखना है क्या, और इसमें राज्यों की अनुमति नहीं ली जाती है, बस प्रेसिडेंट की पूर्ण अनुमति की जरूरत पड़ती है, बस उसके बाद अपना सरकार देख लेती है कैसे क्या करना है। बढ़ते हैं आगे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 13 कहता है मौलिक अधिकारों के साथ या अपमानजनक कानून, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब देखो ये एक लाइन में तुम्हें समझ नहीं आएगा ना कि मतलब क्या है ये आर्टिकल, क्या बवाल क्या है। देखो जब तक आर्टिकल को तुम रिलेट नहीं करोगे फैक्ट से, प्रैक्टिकल लाइफ से, तब तक ये नहीं समझ में आने वाले तुमको। फंडामेंटल राइट्स में आता है, देखो ये तुम्हारा जो आर्टिकल नंबर 13 है ये फंडामेंटल राइट्स में आता है, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार जिसे हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता और ना ही सरकार हमसे छीन सकती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम दिख जरूर नहीं रहे हैं लेकिन आवाज़ जरूर सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहे हैं। हमारे मौलिक अधिकार जिसे ना ही हमसे कोई व्यक्ति छीन सकता है और ना ही सरकार, लेकिन इतने खुश मत हो, जब भी इमरजेंसी का टाइम आता है, मतलब जब भी होता है किसी सिचुएशन, ऐसी आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है, उस वक्त हमारे मूल अधिकार कुछ समय के लिए, या बोल सकते हो मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। समझ रहे हो? तो ये किस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है? ये आर्टिकल 13 के थ्रू किया जाता है। आर्टिकल 13 कहता है आपकी आज़ादी है, लेकिन तब तक जब तक किसी को तकलीफ ना हो। समझ रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, लॉकडाउन लगा था, तो मौलिक अधिकारों को सस्पेंड ही तो किया गया था। अब तुम कहोगे चलो भैया हमारा फंडामेंटल राइट है, हम घूम सकते हैं, हम यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, भैया मर जाओगे,
हैं, तुम्हारे भले के लिए बोले जा रहे हैं, तुम्हारी स्वास्थ्य, तुम्हारी हेल्थ भी हमारे लिए यानी कि सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए तुम्हारे जो राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया गया है। तो चुपचाप घर में बैठो, अभी मौलिक अधिकारों का झंडा मत गाड़ो आके सड़क पे निकल के, है ना, समझ रहे हो बात। तो ये था तुम्हारा आर्टिकल नंबर 13। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 14 करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। भैया ये तो सबको पता होगा, कानून अंधा है। कहने का मतलब कानून अंधा है क्यों है भैया, क्यों पट्टी बंधी रहती है वो सफेद गुड़िया पे? पट्टी इसलिए बंधी रहती है, कहती भैया हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे लिए कोई धर्म नहीं है और ना ही कोई जाति, हमारे लिए कोई पंडित नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, सब बराबर है ना। हमारे लिए अपराध अगर सलमान खान करेंगे तो भी सेम सजा मिलेगी, और अपराध एक गरीब इंसान भी करेगा जिसके पास कुछ नहीं है, उसे भी बराबर सजा मिलेगी। ये ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो समझ में आ जाना चाहिए, सबसे आसान है। बाकी इसके बाद आर्टिकल 15 तो पूछा नहीं जाता है इतना, लेकिन आर्टिकल 15 तुम्हें पता होगा, मूवी देखे हो ना देखे हो, आयुष्मान खुराना देख लेना, अच्छे से पता चल जाएगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे आर्टिकल 15 क्या है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 कहता है भैया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये तो बड़ा टची मुद्दा है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, सरकारी नौकरी में सबको समानता मिले, इसका जिक्र कहाँ किया गया है? आर्टिकल नंबर 16 में। सबको समानता है, लेकिन कास्ट, जेंडर, प्लेस के बेसिस पे पॉजिटिव रिजर्वेशन दिया जाता है। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि भैया सरकारी नौकरी में समानता तो है, लेकिन समानता के साथ साथ जाति, धर्म, जो हमारा जेंडर इशू, प्लेस, इन सब के बेसिस पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिजर्वेशन दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? अब भाई ये तो रिजर्वेशन का जो मुद्दा है, इसको कुछ लोग नेगेटिव ले लेते हैं, जिनको नहीं मिलता है वो नेगेटिव ले लेते हैं, जिनको मिलता है वो कहते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं मिलता है उनके साथ अत्याचार या फिर उनके साथ पार्शियलिटी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है तो आपको आरक्षण के थ्रू पीछे भी नहीं किया जा रहा है। आरक्षण सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बेचारे उठ भी नहीं पा रहे हैं, उनको सिर्फ उठाया जा रहा है ताकि वो भी आपके सामने खड़े होने के काबिल हो सके, है ना, एक स्तर समान हो सके। जो मान लिया जो इंसान बहुत गरीब है लेकिन दिमाग बहुत है उसमें, अगर सरकार उसको थोड़ा सा उंगली पकड़ लेगी, थोड़ा सा उसको चलना सिखा देगी, थोड़ा सा पुश दे देगी, तो वो उस काबिल बन जाएगा ना, वो आपके लेवल पे खड़ा हो सकता है ना। यही तो संविधान बनाने वाले चाहते थे कि हमारे देश में समानता रहे, इक्वालिटी रहे, है ना, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रहे। तो आर्टिकल नंबर 16 यही कहता है कि भैया नौकरी में समानता है, लेकिन एक पॉजिटिव रिजर्वेशन भी है, जिसको कुछ लोग नेगेटिव समझते हैं, जिनको नहीं मिलता है। तो जिनको नहीं मिलता है वो बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं है। बस ये समझ लो कि तुम्हारे गरीब दोस्त या फिर जो बेचारे जिन तक फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती है, उनके लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव कदम है सरकार की तरफ से, उनको आगे बढ़ाना, आपसे आगे नहीं बढ़ाना, वो आपके लेवल तक वो आए, है ना, समाज में उनको कोई नीचा ना दिखा सके, उनकी भी कद्र हो जिस तरह से आपकी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि जात पात बहुत होता है। जेंडर, स्त्री, मतलब मेल फीमेल में भैया कहा जाता है फीमेल को मतलब जॉब्स वगैरह में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनको भी, फीमेल्स को भी थोड़ा बहुत रिजर्वेशन दिया जाता है कि भाई चलो तुम्हें रिजर्वेशन दे देंगे तो तुम बराबरी कर सकोगे, है ना। और प्लेस, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है। तो अगर तुम ही बताओ, अगर वहाँ पर जाकर सरकार उनको थोड़ा सा हाथ बटा देगी, तुमको थोड़ी सी हेल्प कर देगी, तो क्या वो तुमसे आगे बढ़ जाएंगे? तुम्हारे साथ कोई पार्शियलिटी हो जाएगी? नहीं होगी। तुम तो एसी में रहते हो, अगर उनको जरा सा रिजर्वेशन मिल जाएगा तो क्या भैया तुम्हें एसी की हवा तुम्हें गर्म निकलने लगेगी? नहीं ना। तो समझो बात को, रिजर्वेशन को पॉजिटिव लो, नेगेटिवली नहीं, समझ के। आर्टिकल 16 हो गया। अब आर्टिकल नंबर 17 देखो, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये जो छुआछूत वाली जो धारणा ना है हमारे समाज में, ये संविधान बनाने वाले तो चले गए, लेकिन ये जो मेंटालिटी है ये नहीं अभी तक गई है।
और भगवान न जाने कि कब तक ये जाएगी। तो भैया ये तभी जा सकती है जब हमारा समाज पढ़ा लिखा हो, हमारा समाज सब हो, सिविलाइज्ड हो, तभी ये सारी चीज़ें मिट सकती हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती हैं। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बस इतना जान लो जो ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है इसका जिक्र आर्टिकल नंबर 17 में किया जाता है कि कोई भी समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव, छुआछूत, जाति से, किसी के धर्म से नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखने को मिलता है आज भी हमारे यहाँ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। कभी देखे हो कि जो है हमारे घर में किसी SC ST को घर में पूजा करा रहा हो, पंडित बन के बैठा हो, कभी देखे हो? नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भैया वो भी तो भगवान का बनाया हुआ आड़मास का मनुष्य है ना, उसको ज्ञान है, वो भी तो तुम्हारे घर में तो पूजा करवा सकता है, कथा करवा सकता है, लेकिन नहीं होता है, क्योंकि समाज में उसको इतना सम्मान, उसको इतना दर्जा ही नहीं दिया जाता है। तो ये चीज़ है जो कि संविधान में लिखी कि भाई आपको इस तरह का व्यवहार, इस तरह के जो विचार अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाने चाहिए। तो जितने भी लोग यहाँ पे जो सुन रहे हैं, कोशिश करें कि आप लोग एटलीस्ट इस तरह से ना करो। ठीक, ये हमारा आर्टिकल नंबर 17 इस बात का जिक्र करता है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है भैया, बताओ। आर्टिकल नंबर 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। भैया बोलने की आज़ादी तो हर किसी को है, और इसका जीता जागता जो तुम्हारा उदाहरण है वो कौन है? वो है तुम्हारी मीडिया इसका जीता जागता उदाहरण है। जो बनाता है बोलती है, क्योंकि उसको क्या है, बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें लिखा है बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, तो अब इसके बारे में ज़्यादा क्या ही बताएं तुमको, बस ये समझ लो, अगर पूछा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र किस में है, तो आर्टिकल 19 में है। अगला है आर्टिकल नंबर 21। देखो अभी तुमको हमने स्टार्टिंग में पहले ही क्वेश्चन कराया था आर्टिकल नंबर 21 ये किससे रिलेटेड है, लेकिन इससे पहले देख लो आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मतलब सरकार हमारे हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है, यहाँ पर देख लो हमारे कितने मजदूर ऐसे थे जो अपने घर ना पहुँच पाने के कारण, जिनको रोजगार ना मिलने के कारण खाने की समस्या हो गई थी, तो सरकार ने उनको भोजन दिया। उनसे कहा भैया हमारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आर्टिकल 21 कह रहा है, इसलिए हमारा तो कर्तव्य बनता है कि हम तुम्हारी हेल्थ का ध्यान रखें और तुमको खाना प्रदान करें। ऐसे ही थोड़ा ना मोदी जी खाना खिला दिए थे सड़क चलते मजदूरों को, ऐसे थोड़ा ना लगा देते हैं हर जगह तंबू, क्या भैया खाओ। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हैं, तुम्हें हर कहीं जाने का अधिकार है। ये नहीं कि आप यूपी के हैं तो बिहार नहीं जा सकते, बिहार के हैं तो उत्तराखंड नहीं जा सकते। भैया पूरा भारत अपना ही है, जहाँ मन आए वहाँ घूमो। अब ये नहीं है कि तुम वहाँ बॉर्डर पे चले जाओ, हैं कि हमारे पास तो अधिकार है, हमारे पास तो घूमने की स्वतंत्रता है, हम घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। जाओगे तो ठुक जाओगे, तो इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है, थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ता है। तो याद रखना आर्टिकल नंबर 21 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और आर्टिकल नंबर 21 में एक बात और बता दें, मतलब कि सरकार कहती है कि भैया ये लोग तुम लोग जो सुसाइड वगैरह कर लेते ना डिप्रेशन में आके, सरकार इसका बिल्कुल तुम्हें परमिशन नहीं देगी, ये क्राइम है, आप सुसाइड नहीं कर सकते। भाई सरकार को तुम्हारी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, हैं तुम सुसाइड करने की कोशिश करोगे तो अगर तुम बच गए तो तुमको जेल ही पहुंचा देगी। ये मत सोचो कि तुम्हें सिंपैथी गेन करने को मिलेगा तुम सुसाइड करने जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए तुम्हारी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि हमारी जो सरकार है उसके तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे लाइफ की प्रोटेक्शन करनी है, इसलिए तुम सुसाइड का सोच भी नहीं सकते हो। गलती से बच गए तो भैया तुमको जेल तो जाना ही पड़ेगा, सजा तो मिलवे ही करेगी। ठीक, फिर आर्टिकल नंबर 21 से कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था आर्टिकल नंबर 21A ये ऐड किया गया है
मतलब ये अमेंडमेंट किया गया था, 86 अमेंडमेंट किया सन 2002 में, जहाँ पर ये ऐसा इंक्लूड किया गया कि भैया बाकी सब तो ठीक है, जीने का अधिकार और घूमने का अधिकार है ना, बोलने की आज़ादी, ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ 6 साल से 16 साल के बच्चों को भैया फ्री में एजुकेशन भी देना चाहिए। क्या पता बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं, जिनको शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, कुछ आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हम एटलीस्ट 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान करें। जैसे हमारे ये प्राइमरी स्कूल्स हैं ना, यहाँ पे बच्चों को फ्री में खाना मिलता है, ड्रेस मिलती है, उनके मतलब वो खाना इसीलिए मिलता है क्योंकि सरकार को उनके जीवन का ध्यान भी रखना है ना। और क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 ये कहता है कि भैया फ्री में शिक्षा भी देनी है, इसीलिए फ्री में बच्चों को शिक्षा दी जाती है प्राइमरी स्कूल में, है ना। तो दी जाती है भैया, ये तो कहने की बातें हैं, कितनी दी जाती है ये तो प्राइमरी के मास्टर ही जाने। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा आर्टिकल नंबर 25। देखो आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुफ्त पेशा अभ्यास और धर्म का प्रचार। अब देखो भैया इसका उदाहरण, तुम्हारे घर में मान लो अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, माइक वाइक स्पीकर लगवा देते हो, पूरा मोहल्ला भर को सुनाते हो। क्या तुमको कोई मोहल्ले वाला शिकायत करने आता है कि भैया इसको बंद करो, हैं तुमको हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे अभी जेल में? कोई पुलिस वाला आता है तुम्हारे घर में? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि भैया हमें आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि हमारे पास ये आज़ादी है कि हम अपना जो ये जो धर्म है, हमारा रिलीजन है, इसका पूर्ण रूप से खुले से इसका क्या अभ्यास कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। हमें कोई इस बात के लिए हमें कोई भी सजा नहीं दे सकता है। हमारे संविधान निर्माता हमको ये अधिकार दे गए हैं कि हम चाहे अखंड रामायण कराएं, चाहे वो भागवत होती है ना गांव में, भागवत करवाएं या चाहे कुछ करवाएं। हमारा जो ये गणेश चतुर्थी पे जो ये गणेश जी की मूर्ति निकलती है विसर्जन के लिए, पूरा सड़क घेर लेते हैं, कोई पुलिस वाला रोकता है? कोई नहीं रोकता। इसके अलावा वो तो हमारी सेफ्टी के लिए लगा देते कि भैया भीड़ हो रही, कहीं लड़ाई दंगा ना हो जाए। ये हमारा मूर्ति विसर्जन होता है, हमारा ये दुर्गा पूजा होता है, कोई रोकता है? नहीं रोकता। काहे नहीं रोकता? आर्टिकल 25 जो है, हमारी आज़ादी जो है, ढोल मंजीरे पीटने की सड़क पे, जय दुर्गा करने की, और बम्बोले भी करते हो। जो शंकर जी के भक्त हैं, गणेश जी के भक्त हैं, दुर्गा जी के भक्तिन हैं, तो भाई ये सब चीज़ें, तो इन सब का जिक्र आर्टिकल नंबर 25 में किया गया है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 37 पे। देखो भैया ये आर्टिकल हल्के में बिल्कुल मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बाहर कोई आर्टिकल पूछा नहीं जाएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। आर्टिकल नंबर 37। देखो भैया ये आर्टिकल ना, ये भाग 4 का आर्टिकल है, और भाग 4 में DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 36 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकल्स हैं उनका जिक्र संविधान के भाग 4 में किया गया है। और ये भाग 4 DPSP कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और देखो UPSC में सवाल ये भी आया था कि भैया बताओ कि आयरलैंड का ये ओरिजिनल संविधान है या फिर उन्होंने भी कहीं से चेपा था, मेरा मतलब कॉपी किया। तो कहा भैया इन्होंने भी स्पेन से लिया था। अब बोलोगे क्या स्पेन का ओरिजिनल था कि इन्होंने भी कहीं से टिप मार ली थी? नहीं, स्पेन का अपना ओरिजिनल था। हमारे इंडिया ने इनको लिया था, DPSP का कुछ पार्ट लिया था, पूरा ही नहीं कॉपी कर लिए थे, थोड़ा बहुत टैकल कर लिए थे। तो DPSP में कुछ ऐसे तत्व हैं जो सरकार जनता को देना चाहती है। सबके लिए शिक्षा, जैसे कि सबके लिए शिक्षा मुफ्त में, जो हमें अभी बताया आर्टिकल 21A के थ्रू। विकलांगों को सुविधाएं हैं, बुढ़ापे में जो पेंशन मिलती है वो, है ना। तो ये सारी चीज़ों का जिक्र, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जिसका जिक्र पार्ट 4 में DPSP में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, ये याद रखना। इसमें पूरा कंट्रोल होता है सरकार का। और एक बात और, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको सरकार दे सकती है जब सरकार के पास
खुद इतना पैसा हो कि वो ये सब सुविधाएं आप लोगों को प्रोवाइड करे। लेकिन अगर वो ये सुविधाएं आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है, कल को आपको सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो आप किसी के मतलब किसी भी कोर्ट में जाकर ये शिकायत दर्ज नहीं करा सकते कि हमको ये सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, हमको राशन नहीं मिल रहा है और हमको ये सब सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, सरकार कहेगी भैया शांत रहो, ये डीपीएसपी पे हमारा हुक्म चलता है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं चलता जो तुम जल्दी शिकायत करने। ठीक है, यही कारण है कि इसको पार्ट 3 में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि अगर वहां रखा जाता तो भैया वहां तो सुप्रीम कोर्ट पूरा कंट्रोल रहता है, वहां पर तो वो तो मौलिक अधिकारों में आ जाएगा ना, तुम्हारे मूल अधिकार, तो उनका जो हनन होगा तो उसके लिए तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा ही सकते हो। लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये बेसिकली हमारा जो डीपीएसपी है ये पब्लिक वेलफेयर के लिए है। कहने का मतलब लोक कल्याण, सामाजिक, आर्थिक, इन सब की बात करता है। समझ रहे हो बात को? तो ये डीपीएसपी में ही आर्टिकल 37 है, पार्ट 4 में, भाग 4 कह लो, पार्ट 4 कह लो, में मिलने वाली सुविधाएं अगर सरकार नहीं दे रही है, जैसे कि गांव में पेंशन, राशन बंटना, ये फ्री की शिक्षा, ये सब्सिडी अभी तुम्हें बताया, तो आप कोर्ट में जाकर इसकी शिकायत नहीं दर्ज करा सकते, ना ही इस पे मुकदमा कर सकते हैं। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है और यही कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 37। संविधान का अनुच्छेद 37 ये घोषणा करता है कि डीपीएसपी किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं होगा, और लेकिन इसके तहत निर्धारित सिद्धांत देश के शासन में फिर भी मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। समझ रहे हो बात को कि हमारा आर्टिकल नंबर 37 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 37 ये कहता है कि बाई चांस सरकार आपको सुविधा नहीं दे पा रही है तो आप जाकर उसकी शिकायत नहीं कर सकते, कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते। ये जो भी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं सरकार की इच्छा पर निर्भर है। ठीक, तो भाई आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 कहता है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। देखो अब आर्टिकल नंबर 32 जो है, जो ये एक तरह से गारंटर है। कहने का मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है ना, अभी मैंने तुमको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स की गारंटी कौन लेता है, किसका कंट्रोल होता है? सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल होता है ना। तो गारंटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। समझ रहे हो? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसे आदेश होते हैं जिनका उपयोग वो कर सकता है अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, उल्लंघन हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम राइट्स नहीं, रिट्स होता है, सॉरी, 5 रिट्स हैं। ठीक है, इनको जान लो, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा जान लो। 5 रिट्स हैं जिसमें से पहला रिट कहता है कि पहला रिट है हेबियस कॉर्पस, और ये भी तुम्हें एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो ये रिट्स तो तुम्हें अलग से थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। हेबियस कॉर्पस कहता है, ये पहला रिट है। देखो पहला दूसरा कुछ नहीं, आगे पीछे भी याद होगा तो चलेगा। इस रिट में लिखा है कि अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है, तो भैया जेल वाला जो वो है जेलर, वो 24 घंटे से ज़्यादा आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता बिना किसी सबूत के आधार पर। मतलब अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट आपको सबूतों के आधार पर आपको दोषी नहीं ठहराती, तब तक वो आपको 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं कर सकता। और अगर 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार किया, मतलब जेल में बंद करवाया, तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट जो है अपना हेबियस कॉर्पस जो ये इनका रिट है वो जारी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट हो, ये दोनों ही ये रिट जारी कर सकते हैं। दूसरा है मैंडमस। मैंडमस को हिंदी में बोलते हैं परमादेश। कोर्ट आदेश देता है जब कोई सरकारी काम करने वाला व्यक्ति अपना काम सही से ना कर रहा हो, तो मैंडमस मतलब ये रिट जारी कर सकते हैं। यानी कि जो पब्लिक ड्यूटी होती है, अगर वो इंसान सही से नहीं कर रहा तो आप उसकी शिकायत कर सकते हो, लेकिन ये प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट पे लागू नहीं होता है, ये भी याद रखना। तीसरा है हमारा क्यो वारंटो, यहाँ पर तीसरा प्रोहिबिशन।
तो प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है प्रतिषेध, मतलब ये व्यक्ति पे जारी नहीं होता है, कोर्ट पे लगाया जाता है। ये मतलब जैसे कि लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर वो कोई ऐसा काम कर रही है जो सही नहीं है, तो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मतलब ये जो कोर्ट है उन पे स्टे लगा सकती कि भैया रुक जाओ, ठहर जाओ, इतना ज़्यादा जल्दी डिसीजन मत लो, है ना, आप सही नहीं जा रहे हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। तो लोअर कोर्ट के काम को रोकने के लिए हाई कोर्ट ये प्रोहिबिशन लगा सकती है। स्टे ऑर्डर होता है ना, स्टे ऑर्डर पास होता है ना, तो यही होता है। ठीक। और फोर्थ वन है सर्चरी। तो इसका हिंदी में मतलब है उत्प्रेषण। जब कोई लोअर कोर्ट उल्लंघन करता है और फिर फैसला भी सुना दे, तो भैया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास, दोनों के पास ये अधिकार है कि वो ये इस रिट को, उत्प्रेषण रिट को जारी कर सकता है। और आखिरी है क्यो वारंटो। अब भैया ये इसका हिंदी मतलब है अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा इसका हिंदी मतलब है, इसका मतलब ये कि भैया अगर फर्जीवाड़ा करके तुम नौकरी पा लिए हो, अगर पकड़े गए, फर्जी में घूस वूस दे के नौकरी पा लिए और अगर पकड़े गए, तो भैया सुप्रीम कोर्ट ये को वारंटो रिट जारी कर देगा और फिर तुम्हें चक्की पीसनी पड़ेगी जेल में। ठीक है। और इसके अलावा जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा है, उसके अलावा कोई और काम कर रहा है, तो अब उसकी शिकायत कर दी तो भी को वारंटो मतलब रिट जारी कर देगा सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि मान लिया कि तुम्हारा पुलिस वाले का काम, हाँ, जैसे कि ट्रेन में टिकट चेक करता है, टीटी का काम है। ठीक है, टीटी का काम है, और फिर आगे पुलिस वाले के लाओ टिकट दिखाओ, तो भैया जो जानता नहीं होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने संविधान नहीं पढ़ा है, तो दिखा देगा चुपचाप कि लो भैया देख लो, हैं। और भाई जो पढ़ा लिखा है, जिसे पता होगा, जिसने आर्टिकल्स पढ़े, तो कहेगा ऐसे कैसे तुम देख रहे हो, तुम्हारा काम थोड़ा है टिकट चेक करना, टीटी को बुलाओ, हम देखेंगे टिकट चेक करवाएंगे। तो भैया ऐसा है, तो भैया उसको बता देगा देखो ऐसा है, को वारंटो है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि तुम ऐसे काम करोगे तो तुमको अभी तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तो ऐसा काम ना करो। तो पुलिस वाला कहेगा भैया ठीक है, मन में सोचेगा ये पढ़ा लिखा आदमी है, रहने दो, समझ रहे हो। तो को वारंटो ऐसा होता है, फर्जीवाड़ा नौकरी किया हो, कोई घूस दे के नौकरी किया हो, तो भैया उसको पता लग गया, तो भैया तुम जेल चक्की पीसोगे और अपना काम छोड़ के दूसरे काम में तुम ज़्यादा इन्वॉल्व। हाँ, अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जहाँ पे आप किसी और का काम कर रहे हो, तो बाद में ये चीज़ क्लियर कर लो कि भाई हाँ ऐसी सिचुएशन थी इसलिए हम ऐसा कर रहे थे, वो अलग की बात है। लेकिन ऐसे आप जानबूझ के किसी दूसरे के काम में अपना हुक्म नहीं जता सकते, समझ रहे हो। कुछ होते भी हैं पुलिस वाले जो घूस वूस के चक्कर में अपना काम छोड़ के दूसरे का काम चले जाते हैं। ला भैया, आदमी डरा, इतना तो आदमी पढ़ा लिखा होता नहीं है ना, कुछ पैसा वैसा मिले तो उनका ऊपरी कमाई के लिए पहुंच जाते हैं, समझ रहे हो। आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 मतलब ये कहता है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कुछ वो होती हैं, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ आदेश होते हैं, कुछ रिट्स होते हैं, कुछ उपाय होते हैं जिनको वो यूज़ कर सकता है। निधियों सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय होते हैं। ठीक, रिट का मतलब आदेश होता है। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे है आर्टिकल नंबर 38, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य। अब यहाँ पर राज्य किसी राज्य की स्टेट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर राज्य का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, अब क्योंकि तुम्हारा ये आरबी रेलवे का एग्जाम है, तो हम भैया यही उदाहरण उठा ले रहे हैं। रेलवे भी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन आपको अगर सुविधा प्रदान कर रहा है ना, आपको सुविधा जैसे कि तुम्हें बुजुर्गों के जो टिकट है उसमें कंसेशन मिलता है। इसके अलावा जो टिकट है हमारी वो लो प्राइस में होती हैं। अभी इसीलिए देखो, अभी सरकारी है तो कम टिकट में तुम एक राज्य से दूसरे राज्य तक इजीली पहुंच जाते हो। प्राइवेट हो जाएगा तो टिकट भी महंगी हो जाएंगी, कहे कि भैया सुविधाएं भी मिलेंगी, तो हर आदमी नहीं वो चीज़ कर पाएगा ना, एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हर इंसान सक्षम नहीं है इतना ज़्यादा टिकट दे के। अब देखो, जितना भी हमारा मजदूर वर्ग है,
वो एक राज्य से दूसरे राज्य नौकरी करने जाता, ट्रेनिंग तो जाएगा, ट्रेन से ही जाता है। कभी देखो बस में 500 रुपया दे के जा रहा है, एक एक राज्य तो छोड़ो, एक शहर से दूसरे शहर नहीं देखो ना, तो हमारा मजदूर वक्त बेचारा परेशान हो जाएगा। तो एक तरह से जो ये रेलवे डिपार्टमेंट है हमारा, ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा ही दे रहा है। लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए, जिसका जिक्र हमारा किसमें किया गया है, आर्टिकल नंबर किसमें, आर्टिकल नंबर 38 में। और समझ गए, लोक कल्याण की बात हो रही है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जो भी मतलब समाज के सुधार के लिए या फिर उनके कल्याण के लिए काम करता है, तो इन सब का जिक्र आर्टिकल नंबर 38 में किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब देखो, ग्राम पंचायतों का संगठन, इसकी भी अपनी अलग ही मिस्ट्री है। जब संविधान बन रहा था तो ये ग्राम पंचायत को लाया जाए या ना लाया जाए, इसके लिए दो महान पुरुषों के बीच में बहस चल रही थी। गांधी जी हमारे थे, बापू जी, और अंबेडकर साहब, इन दोनों के बीच में बहस चल रही थी कि भाई गांधी जी कह रहे थे नहीं, पंचायत हमें लानी है, पंचायती सिस्टम चाहिए। अंबेडकर जी कह रहे थे नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इनका कहना था कि अगर सरकार मान लिया 50 रुपया दे रही है, भिजवा रही है पंचायत को, तो पंचायत वाले इतने घूसखोर हैं, इतने खाऊ हैं कि ये देंगे ही नहीं जनता को, गांव तक पहुंचाएंगे नहीं, लोगों तो सुविधाएं देंगे ही नहीं। तो गांधी जी ने कहा भैया ऐसा है, अगर 50 रुपया मिल रहा है तो 20 रुपया खा लेंगे, कम से कम 10 रुपया तो देंगे ही ना। अब भाई तुम कह रहे हो लाओ ही ना, बिल्कुल, ये कौन सी बात होती है। तो इनका आपस में चल रहा था। तो तीसरा आदमी आया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति। उन्होंने कहा ऐसा है, तुम लोग फालतू लड़ रहे हो, ऐसा करो कि पंचायत को रखो, ना तुम्हारी ना तुम्हारी, जो राज्य चाहेगा वो पंचायत लागू करेगा, और जो राज्य नहीं चाहेगा वो पंचायत लागू नहीं करेगा। वो राज्य सरकार पर छोड़ देते हैं। अगर उसको लगता है कि उसके राज्य में इस सिस्टम की ज़रूरत है, अगर उसको लगता है कि उसे ग्राम पंचायत की ज़रूरत है, तो वो उसको लागू करेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। दोनों कहे हाँ तुम पतेगवाद किए हो भाई, चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो भैया पहली बार इसको राजस्थान में लागू किया गया था, और वो भी कब, 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर की तारीख चुने थे, क्योंकि गांधी जी अड़े पड़े थे पंचायत चाहिए पंचायत चाहिए, तो भैया याद रहे, है ना, इसीलिए 2 अक्टूबर को राजस्थान भैया सरकार ने इसको लागू किया गया था। लेकिन अभी आगे चल के एक और हम आर्टिकल बताएंगे, जहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, ट्विस्ट मिलेगा, वो आगे चल के बताएंगे, थोड़ा सब्र करो। अब नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अब देखो ये कुछ इस प्रकार है, जैसे कि समाज में कुछ लोग संवैधानिक सुविधाओं का बहुत फायदा उठाते हैं। मतलब एक बात सुन लो पहले, कुछ लोग धर्म का सहारा लेके फायदा उठाते हैं। तो सरकार या फिर संविधान बनाने वाले ने सोचा कि ऐसा ना हो कि कुछ को संवैधानिक सुविधाएं ज़्यादा मिल जाएं और कुछ अपने धर्म का सहारा लेके चीज़ों का शोषण करें, गलत कार्य करें। तो इसीलिए दोनों को बैलेंस करने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया सिटीजन्स के लिए। कहा गया भैया कि ऐसा ना हो कि जो संविधान में से मिल रही सुविधाएं हैं, जैसे कि हमारा जो SC/ST वर्ग है, ऐसा ना हो कि इन सुविधाओं के कारण वो आगे चल के किसी चीज़ का शोषण करें, या फिर जो हमारा उच्च वर्ग है जो धर्म के नाम पे शोषण कर रहा है, वो ऐसा ना करे। ठीक है, सबके लिए यूनिफॉर्म हो चीज़ें, ना ही संवैधानिक सुविधाओं से ज़्यादा कुछ हो पाए और ना ही तुम्हारे धर्म से तुम ज़्यादा कुछ बवाल मचा पाओ। इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। इसका जिक्र किसमें किया, आर्टिकल नंबर 44 में। ठीक, अब देखो डिटेल में आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो उसके लिए तुम्हें क्लास करनी पड़ेगी अलग से। अभी तो सिर्फ तुम्हें इम्पॉर्टेंट है ये आर्टिकल, जल्दी जल्दी से पढ़ना है क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है। आर्टिकल नंबर 45 ये कहता है तुम्हारा, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। अब देखो सरकार
कहती है कि अभी मैंने तुम्हें हेल्थ की बात की थी ना, तो आर्टिकल 45 कहता है कि 0 से 6 यानी कि जो पैदा होते हैं, पैदा होने से 6 साल तक के उम्र के बच्चों का हमें सेहत का ख्याल रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। फिर 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन, अब भैया बड़े हो गए, उनको शिक्षा भी तो चाहिए, वरना अनपढ़ गंवार रह जाएंगे, कुछ जानवे नहीं करेंगे। हाँ, तो 6 से 16 साल के बच्चों को भैया एजुकेशन का ध्यान रखना है। यही कारण है कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है और उनको पोषण युक्त आहार दिया जाता है। अब इसके साथ साथ तुम 46 भी निपटा लो इसके संग में ही। ये तो सब ठीक है, हेल्थ एजुकेशन तो ठीक ही है, लेकिन जो SC/ST वाले हैं उनके लिए विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। समझिए बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना किस आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल नंबर 46। अब एक और तुम साथ में सुनते चलो, 46 आ गया है तो 47 भी सुन लो। जो ये न्यूट्रिशनल डाइट जो देती है सरकार ना लोगों को, बच्चों को, वो भी संविधान में लिखा है 47। अब भैया हेल्थ का ध्यान रखना है ना सरकार को, तो न्यूट्रिशनल डाइट तो देनी पड़ेगी। संग में जो नशीली दवाएं हैं इनका सेवन में प्रतिबंध लगाया है, जैसे शराब सबको लत लग जाती है, खासकर अब क्या ही बोले, तो इस पे आर्टिकल नंबर 47 के अकॉर्डिंग आप इस पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोक नहीं लगा सकते, आप रोक लगा सकते हैं। वो बात एक अलग की है कि आपको इन सब चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है, तो आप घुमा फिरा के बातें करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, शांति स्थापित करने के लिए अपनी इंडियन आर्मी को भेजना। देखो, आर्टिकल नंबर 51 के तहत जो हमारा इंडिया है वो UNO का सदस्य बना था। पूछा जाएगा कि हमारा भारत यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य किस आर्टिकल के थ्रू बना था? तो आर्टिकल नंबर 51। अब भैया आर्टिकल नंबर 51 के तहत सदस्य तो बन गया, लेकिन क्यों? शांति स्थापित करने के लिए। हमारा इंडिया नहीं चाहता कि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है तो वो चलता रहे। हाँ, हम चाहेंगे कि वहाँ पे शांति स्थापित हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है कि जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम अपनी इंडियन आर्मी को वहाँ भेजेंगे और शांति को स्थापित करेंगे। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 51A। 51A ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, हमारे प्रोटेक्शन या फिर कह सकते हो कि प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, हमारा ये भी अधिकार है। भाई सब सारे अधिकार सरकार के थोड़े हैं कि सरकार को जिम्मा लेना तुम्हारा एक भारत के नागरिक होने का तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं कि नहीं बनते हैं? कि बस अधिकार सरकार दी गई सुविधाओं का अधिकार है, तुम मौलिक अधिकार पे ही झंडा गाड़ते हो, तुम्हारे भी कर्तव्य है ना। तो भारत के नागरिक या फिर देश के नागरिक या फिर किसी भी देश के नागरिक हो, लेकिन तुम्हारा ये अधिकार बनता है कि आप अपने प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें। जैसे कि हमारे फॉरेस्ट है, जंगल ना काटें, जिससे ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े, रिवर्स को गंदा ना करें, बर्ड्स को नुकसान ना पहुंचाएं जिनको शिकार करने का बहुत शौक होता है, एनिमल्स जिनको वो खाने का शौक होता है, चिकन विकन खाने का शौक होता है, तो भैया एनिमल्स को भी नुकसान ना पहुंचाओ। वो बात एक अलग की है कि आपको कहीं इमरजेंसी है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है तो खा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं चटकारे मार के खाने चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 51 ये कहता है कि भैया हमारे भी कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें कि हमारे फॉरेस्ट हैं, रिवर है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, सारी चीज़ें आती हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 76। ये बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी।
मतलब कि जैसे सरकार को कानूनी सहायता की ज़रूरत जब पड़ती है तो किसको बुलाया जाता है? तब बुलाया जाता है अटॉर्नी जनरल को। और आज के टाइम पे प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वो हैं हमारे के वेणुगोपाल। अब भैया जब जैसे देखो, बहुत अच्छा इसका उदाहरण दे, जो हमारे पूरे देश में इसका विरोध चल रहा था, किसका? CAA और NRC का। तो सरकार को भी तो चाहिए भैया वकील। तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज कर देता है या फिर तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो तुम अपना वकील ले आते हो ना। सरकार को भी तो अपना वकील चाहिए, कानूनी सलाहकार चाहिए। तो उसके काम कौन करता है? अटॉर्नी जनरल करता है। तो जब CAA और NRC का विरोध किया जा रहा था तो भैया अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया कि भैया आओ, और अपना दिमाग का इस्तेमाल करो और सुलझाओ ये सब मसला। जज की जितनी, और देखो यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल है, इसका जो योग्यता है, इनकी जो एलिजिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी योग्यता होती है उतनी इनकी होती है। और ये मत समझो कि अटॉर्नी जनरल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इनको भी सलाह की ज़रूरत पड़ती है। इनको सलाह देते हैं सॉलिसिटर जनरल, या हाई कोर्ट के जज के बराबर इनकी औकात होती है। और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल भी इतने को इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, इनको भी सलाह देते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो फिलहाल तुम्हें इतना याद रखो भाई। देखो, ये सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं। ये अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ये सी चीज़ तो पता होना चाहिए भैया। देश में सरकार का वकील कौन है, कौन उनका मुनीवी करता है, कौन उनकी आर्थिक स्थिति देखता है, और ये किस आर्टिकल के अंडर आता है। तो ये याद रखना। आर्टिकल नंबर 73 बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 110। इसमें जिक्र किया गया है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल यानी कि धन विधेयक। देखो, बिल तो कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर मनी बिल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। मनी बिल की 3 खासियत हम तुम्हें बता दे रहे हैं कि जब ये लोकसभा में जाता है, जब भी सरकार मतलब इसको पास कराना चाहती है, तो जब वहाँ पे जाता है, लोकसभा के मेंबर्स इसको देख के कैसे पहचानते हैं कि मनी बिल है? तो देखते कहीं टैक्स का जिक्र किया जा रहा है। अगर कहीं पे लिखा है कि हाँ इसमें इसका टैक्स कम करना है, इसका बढ़ाना है, तो समझ जाते हैं भैया ये मनी बिल है, चलो देखो कैसे क्या सुलझाना है। दूसरी बात देखते हैं, सरकार ने कोई कर्जा वर्जा तो नहीं लिया या फिर लेना तो नहीं है जो बिल पास करवाने आए हैं। तो देखते हैं कि हाँ ऐसा कर्जा की बात लिखी हुई है, तो ये भी हमारा मनी बिल ही है। तीसरी बात है, अगर कंटिजेंसी फंड या फिर कंसोलिडेटेड फंड का जिक्र अगर कहीं भी पूरे बिल में दिया है तो समझ जाते हैं कि ये मनी बिल है। कंटिजेंसी फंड जो होता है हमारा इमरजेंसी फंड होता है, और कंसोलिडेटेड फंड हमारा वो फंड होता है जो टैक्सेस के माध्यम से एक तरह से सरकार का बैंक अकाउंट, मतलब हमारे अकाउंट में पैसा होता है, हम भी सेव करते हैं, तो सरकार को भी, तो सरकार जो हमें सुविधाएं प्रदान करती है तो ये पैसा कहाँ से लाती है? उसका भी तो अपना बैंक बैलेंस होता है ना। समझ रहे हो, उनका भी अपना बैंक बैलेंस होता है, तो उनका अपना खुद का अकाउंट होता है। तो ये सब जनता का पैसा है। कंसोलिडेटेड फंड में जनता का पैसा होता है जो सरकार अलग अलग स्कीमों के माध्यम से या फिर अलग अलग सुविधाएं देने के माध्यम से उसका इस्तेमाल करती है। और कंटिजेंसी फंड होता है इमरजेंसी के वक्त पे कुछ बजट में रहकर ही कुछ फंड निकाला जाता है जिसको हम इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इन सब का जिक्र होता है तो भैया लोकसभा वाले समझ जाते हैं कि ये मनी बिल है, चलो देखा जाए। और जब लोकसभा में ये जाता है देन उसके बाद इसको लोकसभा के पास होने के बाद इसको राज्यसभा ले जाया जाता है। जब राज्यसभा से ये पारित हो जाता है, वो पास कर देते हैं, देन उसके बाद ये पास हो जाता है फाइनली। तो बात ये है कि एक बात इम्पोर्टेंट और है जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन का वक्त होता है कि भैया 14 दिन में अगर तुम पास कर दो तो ठीक है, वरना 15वें दिन तो हम मानेंगे कि तुमने पास ही कर दिया। हम तुमको इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तुम इसमें कानून निकालो, हम तुमको ये बिल इसलिए दे रहे हैं कि भैया हम देख चुके हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कुछ इसमें जोड़ सकते हैं या फिर कुछ घटा सकते हैं, कुछ एडिशनल तुम बताना चाहो, कुछ सुझाव दो तो ठीक है, वरना वापस करो। तो ये एक ऐसा बिल है जिसमें राज्यसभा ऐसा कोई खास अपना हस्तक्षेप नहीं करती है। 14 दिन तक वो अपने पास रखे तो रखे, उससे पहले दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो 15वें दिन उसको पास माना ही जाता है। तो ये इतनी बातें हमने तुम्हें मनी बिल से रिलेटेड बता दी हैं। फिलहाल इतना जानना तुम्हारे लिए अभी ज़रूरी नहीं है, जान लिए तो अच्छी बात है।
इतना याद रखना कि मनी बिल का जिक्र आर्टिकल नंबर 110 में किया गया है, यानी कि धन विधेयक। आगे बढ़ते हैं, आगे जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 148 का। देखो बहुत ही ईमानदारी और पेशेंस के साथ सुनना, क्योंकि ये आर्टिकल वाकई में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 148 कहता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी मैंने तुम्हें बताया था अटॉर्नी जनरल के टाइम पे, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मतलब भी कहने का मतलब जो ये हमारा वित्त विभाग से रिलेटेड जो काम होता है, जैसे कि कहाँ पे कितना क्या खर्चा हुआ है, किससे कितना उधार लिया है, इन सब का जो लेखा जोखा होता है, ये सब कुछ करते हैं कौन? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये किस आर्टिकल में इनका जिक्र किया गया है? आर्टिकल नंबर 148 में। और तुम्हें हमें ये भी बताना है कि बताओ प्रेजेंट टाइम में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है इंडिया के। और संग में ये भी निपटा लेते हैं कि इनके पास क्या पावर हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। तो इनकी जो पावर्स और ड्यूटीज़ हैं इनका जिक्र तुरंत ही इनके नेक्स्ट आर्टिकल में दे दिया गया है, आर्टिकल नंबर 149 में। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 155। ये भी बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये आया इसलिए लिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट मतलब राज्यपाल की नियुक्ति का बात किस आर्टिकल में किया गया है? तो 155 में किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 214, हाई कोर्ट ऑफ फॉर द स्टेट्स। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की अगर कोई भी राज्य अगर मांग कर रही है कि हमें अपना हाई कोर्ट चाहिए, तो वो किस आर्टिकल के थ्रू इतना शॉर्ट बोल सकते हैं? तो आर्टिकल 214 के थ्रू वो इस चीज़ की मांग कर सकते हैं। ठीक। आर्टिकल नंबर 226, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। अभी देखो मैंने तुम्हें जस्ट अभी 32 जब आर्टिकल बताया तो मैंने तुम्हें बताया कि रिट्स होते हैं, कुछ आदेश होते हैं जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं, जिनको वो समय के साथ या फिर कुछ किसी कंडीशन के ज़रिए चलते वो उसको लागू कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के पास जो रिट जारी करने की जो शक्ति होती है उसका जिक्र आर्टिकल नंबर 226 में किया गया है। समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है और हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। तो कहीं ना कहीं ये बताया गया ना कि हम ये तुम्हें ये जो पावर है, तुम्हारी शक्ति है, इसका जिक्र कहाँ किया गया? अगर आर्टिकल नंबर 226 में ये ना लिखा हो तो हाई कोर्ट तो रिट जारी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आर्टिकल 226 में ऐसा लिखा है तो वो रिट जारी करता है। अगला है आर्टिकल नंबर 243B, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। अब देखो तुम, अभी जब मैंने तुमको बताया था ना आर्टिकल नंबर 40 पंचायतों का गठन, तो अब ये देखो मैंने तो ट्विस्ट की बात की थी ना, तो ये है ट्विस्ट। 73rd अमेंडमेंट किया गया था, ये भाग 9 में है आर्टिकल के, मतलब संविधान के भाग 9 में है। आर्टिकल 243B ही नहीं बल्कि आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक इन पूरे आर्टिकल्स में नया जो पंचायती सिस्टम आया है उसका जिक्र किया गया है। पहले क्या था कि आर्टिकल 40 के थ्रू ये था कि जो राज्य सरकार चाहेगी वो अपने पंचायत सिस्टम लागू कर सकती है, जो नहीं चाहेगी वो नहीं लागू कर सकती है। लेकिन अब जब चेंज किया गया है तो उसमें ये लिखा है कि कुछ चीज़ें कंपलसरी कर दी हैं और कुछ चीज़ें वॉलेंट्री हैं। मतलब कंपलसरी ये है कि राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के इलेक्शंस यानी कि चुनाव करवाने ही करवाने, और वॉलेंट्रीली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कुछ नियम कानून अगर राज्य सरकार ग्राम पंचायत में बदलाव कर सकती है तो ये उसका अधिकार है कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें कंपलसरी है, जैसे कि आपको इलेक्शंस हर साल कंडक्ट करवाने ही करवाने हैं। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस लाए गए, अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए। तो जिनका जिक्र किसमें है, ये ना ही सिर्फ 243B ही बल्कि ये पूरा 243 से लेकर 243 का पार्ट O, ABCD चलता है ना, तो पार्ट O तक पूरा ये पंचायती इंस्टीट्यूशन के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें से 243 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत यानी पंचायतों का गठन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 262, एडजुडिक्शन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट
रिवर्स और रिवर वैलीज। अब देखो इसका तुम्हें एग्जाम्पल देते हैं। ये जो हमारी कावेरी नदी है ना, ये बड़ा बवाल मचा रही है। कैसे बवाल मचा रही है? जैसे कि 262 है ना, तो जो ये हमारी कर्नाटका में बहती है, पहले कर्नाटका में, फिर उसके बाद तमिलनाडु जाती है। तो कर्नाटका वाले, यहाँ पर पानी का बड़ा विवाद है। कर्नाटका वाले कहते हैं यार हमारे यहाँ पानी की इतनी कमी होती है, हम तुमको पानी नहीं देंगे। तमिलनाडु वाले कहते हैं भैया दे दो, हैं तुम पानी नहीं दोगे तो हमारे यहाँ वाले भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, सॉरी। तो इनके यहाँ ये डिस्प्यूट चलता रहता है। तो आर्टिकल 262 चाहता है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में हारमोनियस रिलेशनशिप बने रहे, इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी इनका संबंध ना बिगड़े, है ना। इसलिए कुछ ऐसे आर्टिकल 262 के तहत कुछ ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिनके थ्रू सरकार इनके बीच में जो हो रहे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। समझ गए? राज्य सरकार के बीच में ये शांति बनी रहे। अब आपस में ये राज्य ही लड़ते रहेंगे तो फिर भैया बेइज्जती नहीं होगी। लोग बाहरी देश हमारे कहेंगे कि पड़ोसी देश कहेंगे ये तो अपने ही आपस में लड़ते रहते हैं, तो वो फ़ायदा उठाएंगे ना। तो भाई ऐसा ना हो, इसलिए आर्टिकल नंबर 262 लाया गया जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए। ठीक, अगला है आर्टिकल नंबर 280, फाइनेंस कमीशन का है, पूरा वित्त आयोग का जिक्र आर्टिकल नंबर 280 में किया गया है। हम इसको ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर है आर्टिकल नंबर 330, ये भैया कहता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, मतलब SC/ST के लिए हाउस ऑफ द पीपल में जो सीट्स होती हैं वो कितनी रिजर्व होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सबका जो लेखा जोखा है वो आर्टिकल नंबर 330 में दिया गया है। जनसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 352, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। भैया देखो, नेशनल इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल अगर डिक्लेयर करना है, इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, तो आप देख लीजिए आर्टिकल 352 आपको ये अधिकार देता है कि आप ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये इमरजेंसी डिक्लेयर कौन करता है? राष्ट्रपति डिक्लेयर करता है। अब अकेले नहीं डिक्लेयर कर देगा, उसको सुझाव लेना पड़ता है। तो भारत में पहली बार ये नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी? 1962 में, जब भी वैसे तो जैसे कि कोई भी युद्ध की घोषणा हो जाए या ऐसा कोई दिखे कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है जिससे हमारे यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचे, इसलिए इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। 1962 में चाइना और इंडिया के वॉर के वक्त लगी थी। फिर 1971 में बांग्लादेश के टाइम पे, उसके बाद 1975 में जब इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत गई थी कुछ घोटाला करके, तब उन्होंने खुद अपने बचाव में इमरजेंसी डिक्लेयर की थी 1975 में। और इमरजेंसी भी कई टाइप की होती है। नेशनल 3 टाइप की होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंस इमरजेंसी। अभी तुम देखोगे आगे चल के उसका भी जिक्र है। आर्टिकल 356 क्या कहता है? प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, प्रेसिडेंट रूल। अभी मैं स्टेट इमरजेंसी की बात की थी, तो ये स्टेट इमरजेंसी ही कहता है आर्टिकल नंबर 356, मतलब यानी कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है। देखो इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि किसी भी राज्य में CM का इलेक्शन हो रहा है, उसके इलेक्शन के लिए 50% से ज़्यादा वोट्स चाहिए, या 50% चाहिए, तो 50% चाहिए और वहाँ पे पार्टियां हैं 3। एक पार्टी है, जो यूपी में ही देख लो, मान लिया कि जो हमारी अखिलेश यादव की पार्टी है 40% वोट मिले, मायावती की पार्टी है 45% वोट मिले, मान लिया। और मान लिया कि भाई वो हमारी प्रियंका गांधी भी लड़ रही हैं यूपी से, तो उनको 15% वोट मिले। समझ रहे हो? कांग्रेस फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये चेहरे और ये नाम तुम्हें याद रहते हैं इसलिए। तो अब ये बताओ कि मेजॉरिटी तो किसी को नहीं मिली ना, तो अब भाई पार्टी किसकी बनेगी? तो या तो गठबंधन की सरकार बनती है ना,
तो जो तीसरी पार्टी है वो कांग्रेस, वो या तो सपा से मिल जाए या तो बसपा से मिल जाए, तो गठबंधन की सरकार मिल जाए और अपना पार्टी बना लो, जीत जाओ। तो अगर ऐसा गठबंधन हो जाता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो भाई वहां पे अगर आप मतलब राइट डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो तो भाई वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अगर सीएम के चुनाव में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो वहां वहां लगता है क्या, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल नंबर 356 के थ्रू। जब ये महाराष्ट्र में जब ये उद्धव ठाकरे के जब ये जो सीएम बने हैं, इनके टाइम पे भी ये बड़ा लोचा हुआ था, तो यहाँ पर भी प्रेसिडेंट रूल कह सकते हो कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल नंबर 360। आर्टिकल नंबर 360 कहता है प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखो, मैं तुम्हें बताया 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जाती है अगर मतलब कि जब देश में पैसे की कमी हो जाए तो इसमें प्रेसिडेंट उसे लागू कर देता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर लागू करता है। इससे ही नहीं कि भैया फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, मंत्रिमंडल की सलाह पर उसको डिक्लेयर करता है। राज्यसभा और लोकसभा का अप्रूवल चाहिए होता है, जिसके लिए 60 दिन का टाइम होता है, तब जाके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। और ये किस आर्टिकल में इसका जिक्र है, आर्टिकल नंबर 360। और ये याद रखना कि अभी तक एक को बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर की गई है। सब लोग जानते हो 1991 में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई थी, जब हमारे यहाँ देश की सिचुएशन, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन तब हमारे एक बुद्धिजीवी सामने थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बोलते ज़रूर कम है लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो उनकी वजह से कुछ बच गए हम लोग, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगानी पड़ी। कोविड-19 के सिचुएशन में भी चीज़ें अंडर कंट्रोल हो गई तो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगानी पड़ी। तो अगर सवाल पूछा जाए कि देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाई है, तो 0/सन्नाटा, एको आने लगी। और फिर बढ़ते हैं आगे, आर्टिकल नंबर 368 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर। अभी स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया था जो हमें एग्जाम में आया, कि किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो संविधान में बदलाव ला सके, तो आर्टिकल 368 के तहत। नेक्स्ट है, ये आर्टिकल तो भैया बहुत लोकप्रिय है, ये तो सबको पता होगा, आर्टिकल नंबर 370 जो हटा दिया गया है, एक तरह से कंप्लीटली नहीं हटाया गया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया है। इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 35A भी खत्म हो गया है। देखो, ये आर्टिकल कहता था, इस आर्टिकल के थ्रू जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे कि आप अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, इनका अपना अलग झंडा रहता था, है ना। लेकिन अब क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, इसलिए मोदी जी बोले बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब तुम कोई राजवाज नहीं रहोगे, तुम्हारा संविधान नहीं रहेगा, अब तुम हमारे कंट्रोल में आओ। इनको इसलिए अब तुम राज भी नहीं रहोगे, तुम छोड़ो, तुमको जो है अब तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहोगे, बहुत तुम मुड़ लिए, इसलिए 370 ख़त्म कर दिए। उसके साथ साथ 35 भी ख़त्म हो गया, समझ रहे हो। तो ये तो भैया बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसको अलग से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल अगर हो सकता है, देखो पूछा गया था इसलिए हम ले आए हैं। टेम्पररी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान जो भी हैं वो सब आर्टिकल 370 में थे। तो भाई ये हमारे कुछ आर्टिकल्स थे जो कि तुम्हारे आरआरबी, ना सिर्फ आरआरबी, देखो आरआरबी की गारंटी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए हम लेकर आए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि एसएससी वगैरह में नहीं, वहाँ भी आते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ टिके रहने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं, फिर से लेकर आएंगे कुछ बेहतरीन इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि तुम्हारे आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो और इम्पोर्टेंट लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर
इसी तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, सुरक्षित रहो कोरोना से, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।